नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका दिव्या मैम की साइंस क्लास में। बच्चों, आज हम कक्षा 9 का पहला पाठ हमारे आसपास के पदार्थ इसको पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग अपनी विज्ञान की किताब और एक कॉपी और एक पेन लेकर तैयार हो जाएं। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी बच्चों, आप समझने की कोशिश करना और जहां मैं अंडरलाइन करूं वहां पर आप अंडरलाइन करना और महत्वपूर्ण नोट्स को कॉपी में लिखना। बच्चों, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग-अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस भी सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद, रेत का एक कण, क्या है ये सभी पदार्थ हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप समझ रहे होंगे पदार्थ किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, हवा, पानी, पत्थर, ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं। बच्चों, ये सारे पदार्थ, सभी वस्तुएं, इनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान भी घेरती हैं, जिसको हम आगे के पॉइंट्स में पढ़ेंगे। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। अब ये पंच तत्व क्या है, इसको आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो पंच तत्वों के नाम आपको याद हो गए होंगे, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उसके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हैं या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। तो बच्चों, पहले के ज़माने में सजीव, निर्जीव, पंचतत्व आदि में पदार्थ को वर्गीकृत किया गया था। बाद में नए जब वैज्ञानिक आए तो उन्होंने 2 तरह से इनको वर्गीकृत किया। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे, यानी कि इन्होंने रासायनिक और भौतिक 2 तरह से पदार्थ को वर्गीकृत किया। अब पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को हम आगे के पाठों में पढ़ेंगे और इस पाठ में पढ़ेंगे हम पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, तो ये पहला गुण होता है पदार्थ का। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा तो यह थी कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। अब इस वस्तु को जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं कि भाई पदार्थ का स्वरूप है कैसा आखिर। तो क्रियाकलाप 1.1, बच्चों आप अपनी किताब पे नज़र देखिए और क्रियाकलाप 1.1 को पढ़िए। एक 100 ml का बीकर लेंगे। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा, शर्करा यानी बच्चों चीनी, ये सब कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? अभी जो क्रियाकलाप किया है इसमें कुछ नहीं किया, पानी में नमक या चीनी को घोल दिया है। अब आपने भी घर में कभी शिकंजी तो बनाई होगी, पानी में नमक और चीनी को घोला ही होगा। तो अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या पानी में चीनी घोलने से जल का स्तर कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, या चीनी और नमक कहाँ गायब हो गए? तो इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा
कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। उस क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक है या चीनी है, ये कैसे हो गई? पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। क्रियाकलाप 1.2, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल दें। पोटेशियम परमैंगनेट प्यारे बच्चों लाल दवा को कहते हैं। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करें। तनुकृत मतलब इसको पतला करें। क्या जल अब भी रंगीन है? इस प्रयोग में क्या किया है? पानी में थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाला। अब ये डाला कितना? 100 ml। फिर इसमें से 10 ml निकाल दिया, फिर उसको 90 ml में डाल दिया, फिर वापस 100 ml हो गया। इस तरह से इसको पतला करते 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 4 से 5 बार ये क्रिया करी। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के कारण पानी गुलाबी रंग का हो जाता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं और अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह अगर हम 2 ml डिटॉल, डिटॉल तो बच्चों जानते हो ना, सब घर में होती है, से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं और लगातार पतला करने से उसकी महक हमें पानी में मिलती रहती है। इसका मतलब डिटॉल भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको कितने भी ज़्यादा पानी में थोड़ी सी बूंदें डालने पर भी उसकी महक आती रहती है। तो ये जो बॉक्स में लिखा है बच्चों, इस पर आप राइट का निशान लगा दें कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। अब है 1.2, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब हमने ये तो जान लिया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। अब इसके क्या गुण होते हैं? तो पहला गुण इनका होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। जब हमने क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 किया तो इसमें हमने नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में घोले, तो ये समान रूप से वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हर पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त स्थान होता है। तो ये पहला गुण हो गया पदार्थ का। दूसरा गुण क्या है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्रियाकलाप 1.3, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? यानी कि अगर हम कोई अगरबत्ती जला दें तो क्या हमको उसकी सुगंध लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है या दूर बैठे बैठे भी उसकी खुशबू आ सकती है? बताओ बच्चों। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, उसकी सुगंध हम जहाँ बैठे होते हैं वहां तक आ जाती है। अब जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लेंगे। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल देंगे और दूसरे में शहद डाल देंगे और इसको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख देंगे। अब क्या होता है इसको नोट करेंगे। स्याही की बूंद डालते हैं तो आपने क्या देखा, और शहद की बूंद डाली तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि स्याही का जो रंग है पूरे जल में एक समान रूप से फैल जाता है। उसको क्या ज़्यादा समय लगता है? 1-2 दिन लगते हैं या कुछ घंटे लगते हैं? आप कहोगे नहीं मैडम, वो तो तुरंत ही मिक्स हो जाता है। एक गिलास गर्म पानी में और दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल दें और एक और रख दें, हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें।
गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है और समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर भी बदलती है? क्यों और कैसे? उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में 1.3, 1.4 और 1.5 में हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला निष्कर्ष ये निकला कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब बच्चों यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त 3 क्रियाकलाप हमने करे, तीनों में हमने क्या देखा? पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं, यानी पदार्थ के जो कण होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं और दो अलग अलग पदार्थ हों उनके कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तो ये विसरण की परिभाषा है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप 1.6, इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिश्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले। आपको चित्र में दिख रहा है ना बच्चों 1.3 में? इस तरह से खड़े होकर श्रृंखला बनानी है। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। और चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करें। तो अब आप बताइए कौन से समूह यानी ग्रुप को तोड़ना ज़्यादा आसान है और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? यानी कि जो लोग एक दूसरे को कमर से पकड़ के मानव श्रृंखला बना रहे थे उनका जोड़ मजबूत था और जो तीसरा ग्रुप था जो एक एक उंगली से एक एक मानव को पकड़ के खड़ा था उनका ग्रुप कमजोर था, तो उसको तोड़ना भी आसान था। क्रियाकलाप 1.7, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर यानी तोड़ने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? बच्चों अगर हम लोहे की कील को तोड़ें या चौक के टुकड़े को तोड़ें या एक रबड़ बैंड को तोड़ें तो हम किसको आसानी से तोड़ पाएंगे? बताइए आप। बिल्कुल ठीक, चौक को हम आसानी से तोड़ पाएंगे। क्रियाकलाप 1.8, एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। बच्चों क्या आप जल की सतह को काट सकते हो? नहीं। क्यों नहीं? जल की सतह के न कटने का क्या कारण है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप ये सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। यानी कि बच्चों पानी का आकर्षण बल अलग है, हवा का अलग है और ठोस का अलग है। अब इतना जितना हमने पढ़ा उसमें से ये कुछ प्रश्न निकल के आए हैं। इन प्रश्नों का आप जवाब इसी में ही खोजिए जितना मैंने आपको पढ़ाया है। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। इन सभी में से हमको पदार्थ छांटने हैं। तो आप छांटिए और मैं अगली क्लास में आपको इनके उत्तर भी बताऊंगी। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए।
गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, पहुंचती है ना बच्चों। लेकिन जब ठंडा खाना होता है तो उसकी महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, इसका उत्तर सोचिए तो जरा। तीसरा है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? जो गोताखोर होता है स्विमिंग पूल में पानी को काट काट के आगे बढ़ता है, तो उसमें कौन सा गुण निकल के आता है? चौथा है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो अब तक जो हमने पदार्थ की कणों की विशेषताएं पढ़ी, वो सारी विशेषताएं इस प्रश्न के 4 के उत्तर में आएंगी। तो बच्चों, ये थी दिव्या मैम की विज्ञान क्लास। अगर आपको ये समझ में आ रही है तो आप इसे पढ़िए, मेरे साथ साथ आप पूरा 9th का कोर्स करिए और आप अपने अन्य साथियों को भी इस क्लास का लिंक शेयर करिए। अब अगली क्लास में मैं आपको पदार्थ की अवस्थाएं 1.3 यहाँ से पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।